साहब अपनी कार की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक पागलपन था। आज वो हर चीज को मिटा देना चाहता था। उसे लग रहा था कि उसने गुनगुन को हमेशा के लिए खो दिया है। साहब अपनी गाड़ी की तरफ आगे बढ़ा। कुछ लड़कियां अभी भी उसकी गाड़ी के सामने सेल्फी ले रही थी। साहब ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हट जाओ वहां से और आगे से मेरी गाड़ी के सामने आने की जुर्रत मत करना। ड्राइवर समझ चुका था कि साहब का गुस्सा परवान चढ़ चुका है। उसने बिना कुछ कहे गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी को साहब के घर की तरफ घुमा दिया। साहब ने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को जुहू बीच की तरफ ले चलो। ड्राइवर ने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त रात के 12 बजने वाले थे, लेकिन ड्राइवर की हिम्मत नहीं हुई कि वो साहब से कोई भी सवाल कर सके। ड्राइवर ने गाड़ी को जुहू बीच की तरफ घुमा दिया। साहब जुहू बीच पर बैठे बैठे चांद को देख रहा था। चांद में भी उसे गुनगुन का मासूम चेहरा नजर आ रहा था। उसने ड्राइवर को भेजकर 2-3 बियर की बोतल मंगवाई। साहब समंदर की लहरों पर उछलते हुए चांद को देख रहा था। उसे वो दिन याद आ गया जब उसके सो जाने के बाद रात को 12 बजे वो गुनगुन के साथ जुहू बीच पर आया था। समंदर की लहरों के साथ गुनगुन उस दिन बेखौफ नाच रही थी। गुनगुन उस दिन किसी छोटी बच्ची की तरह लहरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। साहब बियर पीते हुए गुनगुन को याद कर रहा था। गुनगुन अपना हाथ बढ़ाकर उसे बुला रही थी, लेकिन अचानक उन दोनों के बीच मेहुल आ गया। गुस्से में आकर साहब ने बियर की खाली बोतल एक पत्थर पर दे मारी और बोतल बिखरकर चूर चूर हो गई। समंदर की तरफ देखकर साहब जोर से चिल्लाया, तुमने ऐसा क्यों किया गुनगुन? साहब की आवाज लहरों के शोर में कहीं खो गई। गुनगुन की याद में साहब की आंखें नम हो चली। एक के बाद एक बियर की 4 बोतल खत्म करने के बाद साहब अब होश खोने लगा था। ड्राइवर ने आकर उन्हें संभाला। साहब शराब के नशे में गुनगुन का नाम लिए जा रहा था। ड्राइवर ने जैसे तैसे करके साहब को गाड़ी में डाला और गाड़ी को घर की तरफ घुमा दिया। साहब की जुबान पर बस एक ही बात आ रही थी, गुनगुन कहाँ हो तुम? प्लीज वापस आ जाओ। घर पहुंचकर ड्राइवर ने गाड़ी को घर के सामने खड़ा कर दिया और साहब को गाड़ी से निकाला। ड्राइवर ने साहब को उनके बेडरूम में बेड पर लिटा दिया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए ड्राइवर सर्वेंट क्वार्टर में ही सो गया। उधर गुनगुन भी अपने बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। साहब आज उसके घर में किसी सैलाब की तरह आया था और उसके मन में एक उथल पुथल मचाकर चला गया। गुनगुन को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बेड से उठी और खिड़की पर बैठ गई। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। खिड़की के बाहर 14वीं का चांद चमक रहा था। चांद की झीनी झीनी रोशनी कमरे के अंदर आ रही थी। उसे याद आया साहब को ये रोशनी कितनी पसंद है। वो कई कई घंटों तक इस चांद को निहारते रहता था। गुनगुन जब भी इस चांद को देखती है, न चाहते हुए भी साहब उसे याद आ जाता है। न जाने कितनी रातें उसने इस चांद को देखकर साहब की याद में गुजारी है। चांद को देखते देखते जब गुनगुन को चांद में साहब का चेहरा दिखाई देने लगा, जो धीरे धीरे अप्पू और डप्पू की ओर बढ़ रहा था, गुनगुन इस ख्याल से भी डर गई थी। गुनगुन अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है और आज की तारीख में उसके बच्चे ही उसके जीने की असली वजह है। गुनगुन जानती है कि आज तो उसने झूठ बोलकर साहब को बच्चों से दूर कर दिया, लेकिन वो इस सच को ज्यादा दिनों तक नहीं छिपा पाएगी। गुनगुन ने खुद से कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। सोचते सोचते रात बीत चुकी थी। आसमान में सफेद चांद की रोशनी की जगह अब सूरज के सिंदूरी उजाले ने ले ली थी। गुनगुन बदलते हुए वक्त की दस्तक को महसूस कर पा रही थी। थोड़ी ही देर में गुनगुन का कमरा सूरज की तेज धूप से भर गया। गुनगुन ने घड़ी में टाइम देखा तो सुबह के 7 बज चुके थे। गुनगुन किचन में गई और सबके लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। तब तक प्रगति भी उठ चुकी थी। वो अब अपना जितना भी समय होता था गुनगुन और बच्चों के साथ यहाँ इस घर में बिताती थी। वो किचन में एंटर हुई और उसने गुनगुन की तरफ देखा। गुनगुन की आंखें एकदम लाल और सूजी हुई थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि गुनगुन रात भर सोई नहीं है। प्रगति ने गुनगुन की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ गुनगुन? तुम्हारी तबीयत ठीक है? लगता है तुम रात भर नहीं सोई हो। गुनगुन सच में रात भर नहीं सोई थी। अप्पू और डप्पू की चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। उसका सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। उसने प्रगति की बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं, बस जरा सा सिर में दर्द है। प्रगति ने गुनगुन के हाथ से चाकू छीना और उसे इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। आज तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी। गुनगुन प्रगति की बात को टालते हुए टोस्टर में ब्रेड रखने लगी। प्रगति ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। गुनगुन ने प्रगति की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आने वाली, ये तुम भी जानती हो। थोड़ा काम करूंगी तो मन लगा रहेगा। प्रगति ने गुनगुन को डांटते हुए कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी कॉफी और ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। गुनगुन प्रगति की बात नहीं टाल सकी। वो सीधे अपने कमरे में चली गई। गुनगुन अपने बेड पर लेटी थी और सोने की कोशिश कर रही थी। गुनगुन का मन बहुत बेचैन था और उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी ही देर में प्रगति कॉफी और ब्रेकफास्ट के साथ कमरे में दाखिल हुई। उसने कॉफी का मग गुनगुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो तुम्हारी गर्मा गर्म कॉफी, और अब मुझे बताओ क्या बात है, क्यों इतनी परेशान हो? गुनगुन ने कॉफी का एक सिप लिया। थोड़ी कॉफी पीने के बाद गुनगुन के सिर का दर्द कुछ कम हुआ। उसने प्रगति की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं अप्पू और डप्पू को लेकर परेशान हूँ, कहीं कोई उन्हें मुझसे छीन न ले।
प्रगति ने कल की बात को छेड़ते हुए कहा। हाँ, मैंने देखा था कल साहब यहाँ आए थे और उसके जाने के बाद तुम बहुत डर गई थी। गुनगुन कल की बात को याद करके एक बार फिर सहम सी गई। उसने कांपते हुए प्रगति की बात का जवाब दिया। हाँ, कल साहब यहाँ आए थे, वो बच्चों के बारे में पूछ रहा था। सच कहूं प्रगति, कल साहब के उस रूप को देखकर मैं बहुत डर गई थी। प्रगति आगे की बात जानने के लिए उत्सुक थी। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, क्या तुमने साहब को अप्पू और डप्पू के बारे में बता दिया? हालांकि प्रगति जानती थी कि गुनगुन इस राज को साहब से जाहिर नहीं होने देंगी, पर साहब के डर के आगे अच्छे अच्छे अपनी जबान खोल देते हैं। गुनगुन ने प्रगति की बात का जवाब देते हुए कहा, कल मैंने झूठ बोलकर सच को बाहर आने से रोक दिया था। प्रगति ने गुनगुन की तरफ देखकर कहा, झूठ? कैसा झूठ गुनगुन? गुनगुन ने कल गुस्से और डर में जो बात साहब को कही थी, वो दिन के उजाले और पूरे होशो हवास में उसके मुंह से नहीं निकल रही थी। उसने अपनी पूरी हिम्मत को जोड़ते हुए कहा, कल मैंने साहब से झूठ कह दिया। मैंने कहा अप्पू और डप्पू दोनों साहब के बच्चे नहीं हैं। गुनगुन ने अपनी नजरें झुका ली और बात को जारी रखते हुए कहा, मैंने कह दिया अप्पू और डप्पू मेरे और मेहुल के बच्चे हैं। गुनगुन की बात सुनकर प्रगति सकते में आ गई। प्रगति को समझ नहीं आ रहा था कि गुनगुन ने क्यों अपने सिर पर यह बदनामी ली। उसने गुनगुन की तरफ देखा और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, तुमने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? क्यों खुद को बिन मतलब बदनाम किया? गुनगुन को उस वक्त इस झूठ के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा था। गुनगुन ने प्रगति से कहा, उस वक्त मुझे डर के मारे कोई और रास्ता नजर नहीं आया। मैं साहब की परछाई से भी अपने बच्चों को दूर रखना चाहती हूँ। प्रगति और गुनगुन के सामने साहब नाम की विपदा खड़ी थी, जिससे उन्हें अपने बच्चों को बचाना था। जल्द ही उन्हें कोई ना कोई कदम उठाना होगा ताकि अप्पू और डप्पू को साहब से दूर रखा जा सके। प्रगति ने गुनगुन से पूछा, तुमने कुछ सोचा है कि अब क्या करोगी? गुनगुन ने साहब को अपने बच्चों से दूर रखने के लिए रास्ता सोच लिया था। उसने प्रगति की तरफ देखते हुए कहा, एक रास्ता है जिससे हम अप्पू और डप्पू को साहब से दूर रख सकते हैं। प्रगति गुनगुन के मन में क्या चल रहा है ये जानना चाहती थी। उसने गुनगुन की तरफ देखते हुए पूछा, कौन सा रास्ता गुनगुन? गुनगुन को पूरा यकीन था कि उसने जो रास्ता सोचा है वो जरूर काम करेगा। उसने प्रगति का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्रगति, इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। अगर तुम बच्चों को वापस दिल्ली ले जाओ तो मैं भी जल्दी ही दिल्ली वापस आ जाऊंगी और उसके बाद मैं ये घर बेचकर अप्पू और डप्पू के साथ देश के बाहर शिफ्ट हो जाऊंगी। प्रगति भी अब कुछ कुछ साहब के नेचर को समझने लगी थी। उसे पता था साहब से छुटकारा पाना इतना भी आसान नहीं होगा। उसने गुनगुन की तरफ देखकर कहा, गुनगुन, इस बात की क्या गारंटी है कि साहब वहां नहीं पहुंच पाएंगे? तुम्हें साहब से पहले अपने डर से लड़ना होगा। गुनगुन कुछ कह पाती उससे पहले अप्पू और डप्पू गुनगुन के कमरे में दाखिल हुए। दोनों बेड पर चढ़ गए और उन्होंने गुनगुन के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मम्मी। गुनगुन ने दोनों के गालों पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग अप्पू डप्पू। डप्पू ने गुनगुन के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी मम्मी, अब हम साहब अंकल से कभी नहीं मिलेंगे। प्रगति ने घड़ी की ओर देखा। अप्पू और डप्पू के प्ले स्कूल जाने का टाइम निकल चुका था और बच्चे घर में ही थे। प्रगति ने गुनगुन से सवाल किया, आज बच्चे स्कूल नहीं गए? गुनगुन प्रगति से नजरें चुरा रही थी। वो जानती थी सच जानकर प्रगति को अच्छा नहीं लगेगा। प्रगति ने गुनगुन की तरफ घूर कर देखा। गुनगुन ने नजरें झुकाते हुए कहा, वो बच्चों का स्कूल से एडमिशन कैंसिल करवा रही हूँ, अब दोनों होम ट्यूशन में पढ़ेंगे। प्रगति की नजर में बच्चों को स्कूल से निकालना किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता। उसने गुनगुन से कहा, बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है। इस एज में उनका अपनी एज के बच्चों से मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे चलकर बच्चे दूसरे बच्चों से बात करने से कतराएंगे। प्रगति ने गुनगुन का फोन उठाया और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, साहब को फोन लगाओ और उन्हें साफ साफ बच्चों से दूर रहने के लिए कह दो। गुनगुन ने प्रगति के हाथों से फोन लिया और साहब का नंबर डायल किया। गुनगुन साहब से बात करने के लिए अपनी पूरी हिम्मत बांध रही थी। साहब के फोन की घंटी बज रही थी। साहब के सर से अभी कल की बियर का नशा उतरा नहीं था। उसने आंखें भी पूरी तरह से नहीं खोली थी। आधी नींद में उसने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से गुनगुन ने आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कल की बात से साहब अभी तक नाराज था। वो गुनगुन के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने गुस्से से गुनगुन की बात का जवाब देते हुए कहा, अब क्या बाकी रह गया है कहने को? कल जो कहा वो काफी नहीं था? गुनगुन ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और बहुत ही कड़क आवाज में साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, आप कल जिस तरह मेरे घर आए थे वो दोबारा नहीं होना चाहिए। गुनगुन की इस हिमाकत से साहब गुस्से से तमतमा उठा। उसने अपने शरीर से कंबल को हटाया और गुनगुन पर चिल्लाते हुए कहा, अगर मैं दोबारा आया तो क्या कर लोगी तुम? गुनगुन अपने डर पर काबू पा चुकी थी। गुनगुन एक काबिल वकील भी थी। उसे पता था इस समय उसे क्या कहना है। उसने एक वकील की तरह कहा, फिर मुझे मजबूरन आप पर हैरेसमेंट का केस करना पड़ेगा। साहब गुनगुन की बात सुनकर हैरत में पड़ गया। गुनगुन के मुंह से कभी साहब के सामने एक शब्द भी नहीं निकलता था और आज गुनगुन उससे इतने ऊंचे स्वर में बात कर रही है। इस पर से हैरेसमेंट के केस की धमकी भी दे रही है। साहब ने गुनगुन की बात का जवाब देते हुए कहा, अपने पति पर हैरेसमेंट का केस करोगी और उस मेहुल के साथ गुलछर्रे उड़ाओगी? साहब की बात सुनकर गुनगुन के तन बदन को आग सी लग गई। अपने लिए इतनी ऊंची बात सुनकर ही गुनगुन को शर्म आ रही थी।
वो सोच रही थी साहब ने कितनी आसानी से इतनी ऊंची बात कह दी। गुनगुन को भी अब साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने साहब की बात का जवाब देते हुए कहा, मैं आपकी बीवी थी और मैंने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाया था। मुझे कुछ भी कहने से पहले आप अपने आप को देख ले। आप वही है ना जिसने अपनी ही बीवी की बहन के साथ नाजायज संबंध रखे थे? इतना कहकर गुनगुन ने फोन काट दिया। फोन काटने के बाद गुनगुन हल्का महसूस कर रही थी। दूसरी ओर गुनगुन के जवाब ने साहब के ईगो को चोट पहुंचाई थी।